तो दोस्तों आप सभी का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में स्वागत है। आज है मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट नंबर 4। इसके पहले हम 3 टेस्ट सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद एक वीडियो और होगा, फिर टेस्ट फर्स्ट का जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ हम आपको इंग्लिश और हिंदी में सेपरेट पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा देंगे। यहाँ पर जो फर्स्ट टेस्ट है इसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन तक हम इसको कवर कर रहे हैं। सेकेंड में इसके आगे वाले भाग को कवर करेंगे। तो जैसा कि ये पार्ट 4 है, इसमें 60 से 80 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप स्कैन कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं हिस्ट्रियन IAS। इसके अलावा आपको बता दें 5 से 6 हज़ार की टेस्ट सीरीज हो रही है सभी सब्जेक्ट की, जिसमें लगभग 800 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और फुल एनालिसिस एंड रिवीजन भी आपका इसके साथ हो जाएगा। बैक ईयर क्वेश्चन पेपर भी सम्मिलित किए गए हैं। अगर बात करें जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो लोगों को लग रहा है कि हमारे कुछ सब्जेक्ट तैयार नहीं है, क्या हम दें या ना दें, ये आप इस बार दीजिए या अगली बार दीजिए, हमेशा ये डर लगा रहेगा। तो जितना ज़्यादा हो सके बेसिक आप क्लियर की रहिए, क्योंकि बेसिक क्लियर रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए जब आप बेसिक क्लियर कर रहेंगे तो आपको उतनी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो डर को छोड़िए, आगे बढ़िए। और आपको टेस्ट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोशिश की है कि ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सके। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 61 की, पार्ट 4 के। आधुनिक भारत के विभिन्न सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, वेदांत दर्शन को राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद द्वारा स्वीकार किया गया। ऑप्शन 2 है, स्वामी विवेकानंद व्यक्तिगत मुक्ति की बातें नहीं की, उन्होंने केवल सामाजिक सुधारों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। ऑप्शन 3 की बात करें, रामकृष्ण मिशन पूर्ण रूप से एक धर्मनिरपेक्ष संगठन है जिसे मूर्ति पूजा का त्याग किया। कौन सा ऑप्शन गलत है? आधुनिक भारत के जो धार्मिक सुधार हैं उसके संबंध में क्वेश्चन पूछा है। तो ये ऑप्शन 1 तो सही है कि वेदांत दर्शन को राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद दोनों द्वारा स्वीकार किया गया। ठीक है। और राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, उन्हें आधुनिक राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। तो कुछ अदर फैक्ट है वो ये भी ध्यान रखना है। इन्हें राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक, ठीक है, तो ऐसी पदवियों से सब उनको नवाजा गया है। जनक या आधुनिक राष्ट्रवाद के पैगंबर के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही। ऑप्शन 2 जो है गलत है। स्वामी विवेकानंद मानवतावादी थे जो लोगों के कल्याण पर बल देते थे। उन्होंने मोक्ष के धर्म यानी मोक्ष के संदर्भ में बात की है और उनका विश्वास था कि मानव सेवा के माध्यम से कोई भी ईश्वर की सेवा कर सकता है। ठीक है। यानी केवल सामाजिक सुधारों पर नहीं ध्यान किया, उसके अलावा भी उन्होंने बातें की हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 भी गलत है। रामकृष्ण मिशन एक धार्मिक निकाय था, परंतु जो धर्मात्मक प्रकृति से मुक्त था। मिशन परोपकारी कार्यों के संचालन करता था, आपदाओं आदि के शिकार लोगों की सहायता करता था। तो इस प्रकार जो है इसमें देखेंगे कौन सा गलत है। 2 और 3 दोनों गलत है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं तो इसमें क्या पूछा है। उस पर ऑप्शन 1 पूछा है, कथन पर विचार करना है, लाला लाजपत राय ने गुरुकुल विद्यालयों की स्थापना में सहायक भूमिका निभाई। ऑप्शन 2, शुद्ध आंदोलन यानी शुद्ध मूवमेंट को अस्पृश्य को हिंदुओं से अलग वर्ग के रूप में संदर्भित किया है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन 1 देखेंगे तो ऑप्शन 1 गलत है। तो ये जो गुरुकुल विद्यालय की स्थापना वाली बात है, ये दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है। तो गुरु विद्यालयों की स्थापना में सहायक भूमिका नहीं निभाई थी। दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद ये, जैसे हमने बताया, 1886 में जो है लाहौर में जो दयानंद एंग्लो कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक है। तो इस प्रकार लाला लाजपत राय ने गुरुकुल विद्यालयों की स्थापना में कोई भूमिका नहीं निभाई थी। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी गलत है। शुद्ध आंदोलन की बात करें तो शुद्ध आंदोलन की शुरुआत जो है 1920 में के दौरान आर्य समाज के लोगों द्वारा सामाजिक जीवन और सांप्रदायिकता को रोकने के लिए की गई थी। ठीक है। और इसका उद्देश्य की बात करें तो
लोगों की घर वापसी था जो इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे। वे अस्पृश्यों और हिंदू जात से बाहर के लोगों को हिंदू धर्म का हिस्सा मानते थे। इस प्रकार देखेंगे एक और दो दोनों गलत है, यानी कि जो सही की बात करें ऑप्शन डी सही हो, यानी एक और दो दोनों सही नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की। इसमें पूछा है सुधार आंदोलन के बारे में जो है आपसे पूछा है। ऑप्शन एक है धर्म सभा सती प्रथा का कड़ा विरोध करने वाला एक रूढ़िवादी संप्रदाय था। ऑप्शन दो राधा स्वामी आंदोलन ने आध्यात्मिकता प्राप्त करने के लिए सांसारिक इच्छाओं को त्याग की वकालत की। ऑप्शन तीन सनातन धर्म सभा का भारत धर्म महामंडल में विलय। तो सुधार आंदोलन के संदर्भ में इन तीन कथनों में कौन सा सही है? अगर ऑप्शन एक की बात करेंगे तो ऑप्शन एक गलत है। धर्म सभा की बात करें तो धर्म सभा जो है 1830 में राधाकांत देव द्वारा जो है एक रूढ़वादी हिंदू संगठन के रूप में स्थापित किए गए, जिसका उद्देश्य था ब्रह्म समाज की शिक्षाओं को रोकना था। इसके साथ वह सती प्रथा का भी समर्थक करते थे। ठीक है, सती प्रथा का भी समर्थक करते थे। इस प्रकार ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन दो की बात करें, ऑप्शन दो भी गलत है। राधा स्वामी आंदोलन की बात करें तो ये राधा स्वामी आंदोलन 1861 में तुलसी राम और शिवा दयाल साहब ने की थी, जो एक सर्वोच्च शक्ति गुरु और साधारण सामाजिक जीवन के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। ठीक है, और इसने आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए सांसारिक जीवन को त्याग करने का आह्वान नहीं किया था। ठीक है, इस प्रकार ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन तीन की बात करें, ऑप्शन तीन सही है। तो भारत धर्म महामंडल का गठन जो है 1902 में वाराणसी में हिंदुओं के धार्मिक मामलों के प्रबंधन के उद्देश्य से किया गया था। मदन मोहन मालवीय इस आंदोलन से जुड़े थे। तो इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन तीन केवल बी सही है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, इसमें क्या पूछा है। भारत में जातीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन एक है अरिपुरम आंदोलन का उद्देश्य पिछड़े वर्गों का एक संघ निर्मित करना था। ऑप्शन दो मद्रास प्रेसिडेंटी एसोसिएशन का गठन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय काल के दौरान हुआ। तो आपको बताना है भारत में जातीय आंदोलन के संबंध में इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा सही है। अगर दोस्तों ऑप्शन एक की बात करेंगे तो इसमें जो अरिपुरम आंदोलन या श्री नारायण धर्मगुरु के परिमालन आंदोलन उच्च जातियों और दलित वर्गों के बीच संघर्ष का परिणाम था। इसका नेतृत्व श्री नारायण गुरुस्वामी ने किया था, जो केरल के एझावों का मतलब अस्पृश्यों से संबंधित था। केरल में एझावों का मतलब अस्पृश्य होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन दो की बात करें, ये भी सही है। मद्रास प्रेसिडेंटी एसोसिएशन का गठन 1970 में कांग्रेस के भीतर कांग्रेस के गैर ब्राह्मण नेताओं द्वारा किया गया था। केशव पिल्लई ई.वी. रामास्वामी, ठीक है, ई.वी. रामास्वामी जो है इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। और इस संगठन का जब गठन हुआ था तो इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जिनका कार्यकाल की बात करें 1916 से 1921 के बीच में उनका कार्यकाल था। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन सी सही, यानी एक और दो। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो इसमें क्या पूछा है। मुस्लिम जो है पुनरुत्थानवादी आंदोलन, ठीक है, मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ऑप्शन एक बहावी आंदोलन ने कुरान और हदीस को मनुष्य की व्यक्तिगत चेतना से ऊपर रखा। ऑप्शन दो बहावी शुरू में ब्रिटिशों के वफादार थे, 1857 के विरोध में उनका साथ दिया। ऑप्शन तीन फराजी आंदोलन एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, जिसका उद्देश्य गैर इस्लामी प्रथाओं को मिटाना था। तो मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन के बारे में जो है यानी मूवमेंट के बारे में आपको बताना है, इसमें तीनों ऑप्शनों में कौन सा सही है। अगर दोस्तों बहावी आंदोलन की बात करते हैं, अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो लोटस टेम्पल के पास जाएंगे तो वहाँ वहाइयों का जो है मंदिर है। तो वहावी आंदोलन एक मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, जो फारस के अब्दुल बहाव और शाह वलीउल्लाह की शिक्षाओं से प्रेरित था। ठीक है,
और इसमें क्या था, ये विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों के बीच सद्भावना उत्पन्न करना इनका उद्देश्य था। कुरान और हदीस के परस्पर विरोधी विचार वाली स्थितियों की व्यक्तिगत अंतरात्मा को महत्व देना था। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे कुरान और हदीस मनुष्य की व्यक्तिगत चेतना से ऊपर रखा, यह ऑप्शन देखेंगे ये गलत है। ठीक है, अगर बात करेंगे ऑप्शन 2 की, तो आंदोलन को राजनीतिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए शाह अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा प्रयास किए गए। ठीक है, शुरुआत में इसका उपयोग सिखों को लक्षित करने के लिए किया गया, परंतु अंग्रेजों द्वारा पंजाब पर कब्जा करने के बाद आंदोलन को ब्रिटिश सेना के विरुद्ध निर्देशित किया गया। तो इस प्रकार देखेंगे ये गलत है, ये भी ऑप्शन 2 भी। ऑप्शन 3 की बात करें तो ऑप्शन 3 भी गलत है, क्योंकि अगर फराजी आंदोलन हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा स्थापित इस्लाम आस्था के स्तंभों पर आधारित था। इस आंदोलन में दद्दू मियाँ के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी स्वरूप दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार देखेंगे इस्लामिक आस्थाओं के स्तंभों पर आधारित था। ठीक है, तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन डी, यानी इसमें से ना तो 1, ना तो 2, ना तो 3, तीनों ही गलत हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें, थियोसॉफिकल आंदोलन के बारे में जो है, थियोसॉफिकल मूवमेंट के संदर्भ में कथनों पर विचार करना। ऑप्शन 1, थियोसॉफिस्ट सांख्य दर्शन से प्रेरित थे, जबकि उन्होंने कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा को खारिज किया। ऑप्शन 2, इस आंदोलन को जनता के बीच व्यापक समर्थन मिला, सभी वर्ग एक साथ बिना किसी भेदभाव के समानता के व्यवहार किए। कौन सा कथन सही है थियोसॉफिकल आंदोलन के संदर्भ में? तो अगर इसमें बात करें कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन 1 गलत है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच पी लैपटॉप वाला HP नहीं, HP ब्लॉवस्की और कर्नल MS आल्कट ने 1875 में किया था। ठीक है, और इसका कहाँ स्थापना हुई थी? न्यूयॉर्क में। ठीक है, आगे चलकर इन्होंने अपना मुख्यालय अडयार में स्थानांतरित किया। वे उपनिवेशवाद, सांख्य, योग और वेदांत दर्शन से प्रेरित थे। इसने कर्म और पुनर्जन्म की अवधारणा पर बल दिया। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक भाईचारे की दिशा में कार्य करना और जाति, पंथ, नस्ल, रंग आदि के आधार पर किसी प्रकार भेदभाव को समाप्त करना था। एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट के शामिल होने के पश्चात इस आंदोलन को लोकप्रिय चरित्र प्राप्त हुआ। इस प्रकार देखेंगे इसमें जो है ऑप्शन 1 जो है गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें तो ये भी गलत है। इस आंदोलन के विभिन्न संप्रदायों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के स्वीकार किया, हालांकि इस आबादी के निचले वर्ग तक पहुंच प्राप्त करने में विफल रहा। तो बिना किसी भेदभाव के समानता के व्यवहार को और व्यापक समर्थन की बात तो गलत है। तो इस प्रकार 2 भी गलत है, यानी इसमें अगर बात करें कौन सा सही है, ना तो 1 ना तो 2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं इसमें क्या पूछा है। 67 में पूछा है, सिंह सभा ने पश्चिमी शिक्षा का समर्थन किया और उन रीति रिवाजों को खारिज किया जो सिख सिद्धांत का खंडन करते थे। ऑप्शन 2, देवबंद और अलीगढ़ आंदोलन कांग्रेस की विचारधारा के विरोधी थे। ऑप्शन 3, जहां अहमदिया आंदोलन ने जिहाद का विरोध किया तो वहीं देवबंद आंदोलन इसका समर्थन किया। तो सही कथन आपको चुनना है। ठीक है, अगर दोस्तों ऑप्शन 1 की बात करें तो सिंह सभा की स्थापना 1873 में, ठीक है, 1873 में सिंह सभा की स्थापना अमृतसर में हुई थी। ठीक है, जिसका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा के माध्यम से सिखों का आधुनिकीकरण करना था। और बात करेंगे तो इस आंदोलन के द्वारा गुरु शिक्षाओं को सर्वोच्च माना गया और इसने ऐसे भी सिद्धांत को खारिज कर दिया जो सिख सिद्धांत के विरुद्ध था। तो इस प्रकार कुल मिलाकर कहेंगे तो ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 गलत है। देवबंद आंदोलन रूढ़िवादी मुस्लिम पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जिसने कुरान और हदीस के साथ साथ विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना का समर्थन किया। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1866 में मोहम्मद कासिम नौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने की। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। और बात करें तो जिसमें ये बात कर रहा है कि ये जो आंदोलन था वे कांग्रेस के गठन के पक्षधर नहीं थे। ठीक है, तो इस प्रकार अंततः जो है ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 की बात करें, ऑप्शन 3 सही है।
अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व अहमदिया आंदोलन के नेतृत्व की बात करें 1889 में मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा किया गया था। यह एक प्रकार का उदार आंदोलन था जिसका उद्देश्य सहिष्णुता और मानवाधिकारों को बढ़ावा देना था। तो इसमें जो है बात करें तो इसमें जो है कुरान और हदीस की शिक्षाओं को विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना की वकालत की गई थी। ठीक है, तो अहमदिया आंदोलन जो है जिहाद का विरोध किया गया था और वहीं देवबंद आंदोलन इसका समर्थन करना है। तो ये ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस प्रकार देखें कौन सा सही है, तो इसमें ऑप्शन 3 जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो इसमें क्या पूछा, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है सर सैयद अहमद खान तर्कवादी थे जो कुरान की सत्ता के विरुद्ध थे। ऑप्शन 2 है उन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच एकता का समर्थन किया और बहुविवाह की निंदा की। ऑप्शन 3 है इस आंदोलन का उद्देश्य आधुनिक धाराओं के साथ कुरान की शिक्षाओं को सामंजस्य करना था। ऑप्शन 4 इन्होंने शिक्षा आधुनिकता के विकास के लिए मुस्लिमों की राजनीतिक सक्रियता का समर्थन किया। कौन सा ऑप्शन सही है 68 में, तो बताना सर सैयद अहमद खान के अलीगढ़ आंदोलन के संबंध में इन 4 ऑप्शनों में से कौन कौन सा सही है। अगर बात करें ऑप्शन 1 की तो ऑप्शन 1 गलत है। सर सैयद अहमद खान ब्रिटिशों के वफादार थे। वे न्यायिक सेवा और आगे चलकर इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बने जिन्होंने मुस्लिमों के बीच पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थन किया और कुरान की शिक्षाओं का साथ समायोजित किया। ठीक है, तो वो कुरान की सत्ता के विरोधी नहीं थे, विरुद्ध नहीं थे। ठीक है, बल्कि वो जो है मुस्लिमों के बीच पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थन किया और इसे कुरान की शिक्षाओं के साथ समायोजित किया। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से करना हो तो ऑप्शन 1 जहाँ हो वो एलिमिनेट कर दीजिए, बचा ऑप्शन बी यानी 2 और 3 सही है। 4 भी गलत होगा क्योंकि जब 1 गलत है, इसमें 1 है तो ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है अगर करना एलिमिनेशन मेथड से तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही होगा, 2 और 3। ठीक है, अगर इससे भी आपको एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने होंगे क्योंकि ज़रूरी नहीं आपको सारे क्वेश्चन के ऑप्शन पता ही हो। ठीक है, तो इस प्रकार 2 3 पता ही चल गया सही है। 4 की बात करें 4 गलत है। ठीक है, तो वे किसी प्रकार की राजनीतिक सक्रियता में मुस्लिमों की भागीदारी के विरुद्ध थे। उनका मानना था मुस्लिम शिक्षा और रोजगार की प्रगति में अपने हिंदू समकक्षों की अपेक्षा पिछड़े हैं, इसलिए वो जो है इन कुल मिलाकर वो कांग्रेस से दूर रहे और ब्रिटिश सरकार द्वारा परोक्ष रूप से जो है जुड़े रहे। तो इसमें जो है ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में नीचे निम्न कथनों पे कौन सा सबसे कम उपयुक्त है। ऑप्शन ए है यह पौराणिक भारतीय संस्कृति को प्रति सम्मान और गौरव की भावना जागृत करने में सफल रहा, सामाजिक धार्मिक आंदोलन सुधार। ऑप्शन बी यह आधुनिकरण और पश्चात सभ्यता के नकल के बीच एक सीमा रेखा खींचने में सफल रहा। ऑप्शन सी इस आंदोलन की शुद्ध धर्मनिरपेक्ष प्रकृति ने किसी भी अन्य सांप्रदायिक प्रवृत्ति के आरंभ को रोकने में सहायता की। ऑप्शन डी है इसने पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता को उजागर करके भारत में मिश्रित संस्कृति की शुरुआत की। तो इसमें बात करेंगे, इसमें एक ये तो सही है क्योंकि पौराणिक संस्कृति भारत प्रति सम्मान और जो है गौरव की भावना जागृत करने में सफल रहा। ऑप्शन बी भी सही है। ठीक है, आधुनिक और पश्चात की नकल की एक सीमा रेखा खींचने में सफल रहा। अगर बात करें ऑप्शन सी की तो ये आंदोलन शुद्ध धर्मनिरपेक्ष की प्रकृति ने भी किसी भी अन्य सांप्रदायिक प्रवृत्ति का आरंभ करने को रोकने की सहायता की थी। ये तो गलत है। ठीक है, अगर बात करें कुछ मामलों में जहां प्राचीन भारत के इतिहास को गर्व से देखा जाता है तो वहीं मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो वहां पर भारतीय इतिहास में नैतिक संस्कृति का पतन युग के रूप में देखा जाता है। साथ ही शुद्ध आंदोलन के दौरान आर्य समाजियों की गतिविधियों में मुसलमानों को पृथक कर दिया, अतः कहा जा सकता है कि यह आंदोलन सांप्रदायिक चेतना के उदय के हेतु उत्तरदायी थे। तो इस प्रकार इसमें जो है ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 में देखिए क्या पूछा है। कुछ पत्रिका या जर्नल दिया गया है, उसकी भाषा मिरात उल अखबार उर्दू, राष्ट्र गफ्तर गुजराती, संवाद कौमुदी बंगाली, स्वदेश मित्रम हिंदी।
तो इसमें बताना है सही सुमेलित कौन सा है। तो बात करेंगे अगर मिरात उल अखबार की, तो इसे जो है मिरात उल अखबार जो है 1822 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू की गई थी। राजा राम मोहन रॉय द्वारा, कहाँ पे? कलकत्ता में। ठीक है, और ये एक उर्दू नहीं फारसी अखबार था, फारसी भाषा में लिखा जाता था। इसके अलावा और ये फारसी भाषा की पहली पत्रिका थी। तो इस प्रकार ऑप्शन एक गलत हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ एक हो उसको मैं एलिमिनेट कर दिया, यानी ऑप्शन एक गया। ऑप्शन दो की बात करें तो ऑप्शन दो सही है। रास्ते गफ्तार गुजराती भाषा में था। इससे कब शुरू किया गया था? इसे 1851 में पारसी समाज सुधारक दादा भाई नौरोजी द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, दादा भाई द्वारा शुरू किया था। तो इस प्रकार दो सही है, तो जहाँ जहाँ दो हो वो ऑप्शन सही होगा। यानी देखिए ऑप्शन बी में दो है, ऑप्शन डी में दो है, तो इस प्रकार ऑप्शन सी एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, संवाद कौमुदी की बात किया गया तो संवाद कौमुदी जो है ये एक बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी जिसकी शुरुआत राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी की शुरुआत की थी, ये भी सही है। तो कुल मिलाकर जब ये दो और तीन सही है तो इसमें दो ही ऑप्शन बी सही हो जाएगा। स्वदेश मित्रम की बात करें तो यह एक तमिल समाचार पत्र था जिसकी शुरुआत जीएस अय्यर ने मद्रास में की थी। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन बी सही है। तो ध्यान रखना है आपको एग्ज़ाम में आपको 100 में 100 क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं। कुल मिलाकर 110 नंबर का टारगेट लेके चलिएगा, क्योंकि कट ऑफ 110 नहीं जाएगी। ये तो मैं मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ। 110 नंबर का कट ऑफ, 110 नंबर का टारगेट मतलब 55 क्वेश्चन। तो इसका मतलब नहीं 55 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, कम से कम 80 क्वेश्चन का, 80 से 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलिए। अगर मान लीजिए 1/3 मिस्टेक भी होता है, बाय द वे लक काम नहीं करता है, तो उसमें जो है कम से कम आपको 55 क्वेश्चन सही हो जाए। तो एलिमिनेशन मेथड का भी सहारा ले लीजिएगा, कई जगह काम करता है। और कुछ क्वेश्चन में जहाँ केवल लिखा रहे उसको बहुत ध्यान से उस ऑप्शन को देखिएगा, केवल। इसके अलावा 71 की बात करें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक, जिला मजिस्ट्रेट को सर्वाधिक शक्ति प्रदान की गई और उसके कार्यों के विरुद्ध अदालत में कोई अपील नहीं की जा सकती थी। ऑप्शन दो, इसे गैंगिंग एक्ट का उपनाम दिया गया। ऑप्शन तीन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 से बचने के लिए सोम प्रकाश नामक पत्रिका को रातों रात अंग्रेजी अखबार में बदल दिया गया था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा है। अगर बात करें, कुछ बातें कर लेते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की बात करें तो इस समय जो है देखेंगे तो लॉर्ड लिटन जो है थे, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल चल रहा था, जो भारत की प्रेस की स्वतंत्रता को कम करने और शाही सत्ता के विरुद्ध बढ़ रहे भारतीय असंतोष को दमन करने के लिए पारित किया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। एक और दो जो है इसमें सही है। ठीक है, यानी जिला मजिस्ट्रेट को सर्वाधिक शक्ति प्रदान की गई, अपील नहीं की जा सकती थी, इसे गैंगिंग एक्ट का उपनाम दिया गया। ऑप्शन तीन की बात करें तो ऑप्शन तीन गलत है, यानी अमृत बाजार पत्रिका जो थी उसे रातों रात एक अंग्रेजी अखबार में बदल दी गई थी। बाद में इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने 1881 में निरस्त कर दिया गया, जहां वायसराय के रूप में लॉर्ड लिटन का उत्तराधिकारी था। ठीक है, तो सोम पत्रिका नहीं थी, अमृत बाजार नामक पत्रिका थी। इसमें कौन सही है? एक और दो। क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। इसमें पूछा निम्नलिखित कथनों में किस गतिविधि के लिए वारेन हेस्टिंग, जिनका कार्यकाल था 1773 से 1785 के कार्यकाल के, उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऑप्शन एक, कानूनों को संहिताबद्ध यानी कोड करना, कोड किया गया और राजस्व प्रशासन को न्याय प्रशासन से अलग कर दिया गया। ऑप्शन दो, बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ की गई। ऑप्शन तीन, कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। ऑप्शन चार, प्रत्येक जिले में दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना की गई। अगर आपने पॉलिटी के क्वेश्चन हमारे शुरुआती टेस्ट दिया होगा तो उसमें ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, बहरहाल देखते हैं ऑप्शन ए की बात करें तो ये गलत है, क्योंकि सर्वप्रथम 1793 में क्या हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कानूनों को जो है कोड किया था। कोड मतलब जो है संहिताबद्ध किया था।
और इसमें क्या था, राजस्व प्रशासन के नए प्रशासन से अलग कर दिया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त सिस्टम की शुरुआत करने के लिए भी जाना जाता है, जिसमें जमींदारों को निश्चित राजस्व के बदले अस्थायी आधार पर भूमि दी जाती थी। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। बहरहाल ये गलत है। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी गलत है। तो वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1773 में जो विनियमन अधिनियम द्वारा बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। दोहरी शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी, ना कि वारेन हेस्टिंग द्वारा। तो ये जो है बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली जो है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी। तो इस प्रकार 1 और 2 गलत हो गए। जहाँ 1 और 2 हों वो एलिमिनेट कर दीजिए। इसमें देखिए ऑप्शन डी में 1 और 2 है, इसमें देखिए केवल 2 है, तो 2 भी गलत है ना, तो इसको एलिमिनेट कर दिए, बचा ऑप्शन सी। यानी इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 3 और 4 सही है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 का। ब्रिटिश शासन के दौरान नागरिक और आदिवासी, ठीक है, नागरिक और आदिवासी विद्रोहों के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार के विद्रोह की घटना दी गई है, उससे संबंधित नेता की बात की गई। खांसी विद्रोह को संबंध जो है तीरथ सिंह से, रामोसी विद्रोह चित्तूर सिंह से, संबलपुर विद्रोह कट्टा बोम्मन से है। तो सही सुमेलित कीजिए कि विद्रोह जो है किससे संबंधित है। अगर ऑप्शन 1 की बात करें खांसी विद्रोह, ठीक है, यानी खांसी अपराइजिंग की बात करें तो इसका संबंध तीरथ सिंह से है, ये सही है। खांसी विद्रोह की शुरुआत जो है 1829 में तीरथ सिंह के नेतृत्व में किया गया। यह विद्रोह जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मपुत्र घाटी के सिलहट घाटी से जोड़ने वाली सड़क का निर्माण हो तो बहुत बाहरी लोगों के गारो जो है जयंतिया पहाड़ियों के बीच लाकर बसा दिया था। 1833 तक जो है अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। तो कुल इस प्रकार जो है देखेंगे खांसी विद्रोह जो है तीरथ सिंह के नेतृत्व में चला। रामोसी विद्रोह की बात करें तो ये भी सही है। इसके कार्यकाल की बात करें, रामोसी विद्रोह कब से कब था, तो 1822 से 1839 के बीच में था और इसका नेतृत्व चित्तूर सिंह ने किया था। रामोसी विद्रोह जो है पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों पर जो है एक ट्राइबल विद्रोह था। ब्रिटिश सरकार द्वारा मराठा क्षेत्र को अपने अगर बात करें तो नियंत्रण में, यानी विभिन्न एंग्लो मराठा युद्ध में उनकी जीत के बाद की बात करें तो अपने नियंत्रण में लेने के बाद इन जनजातियों को आजीविका को साधन को समाप्त कर दिया। इस प्रकार ये भी सही है। ऑप्शन 3 गलत है। संबलपुर विद्रोह जो, अगर संबलपुर विद्रोह की बात करें इसके कार्यकाल की, तो इसके कार्यकाल का मतलब ये होता है कब से कब तक चला, ठीक है, 1827 से 1840 तक चला। इसका नेतृत्व की बात करें तो वीर सुरेंद्र शाही ने किया था। 1827 में संबलपुर के शासक राजा महाराजा शाही की मृत्यु हो गई, तब अंग्रेजों ने उनकी विधवा रानी मोहन कुमारी को गद्दी पर बैठा दिया। तो इस प्रकार देखेंगे इनका जो है ऑप्शन 3 जो है इसका सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कौन कौन सुमेलित, ऑप्शन 1 और 2। तो ये जो इसमें राजेंद्र नारायण सिंह की बात को एक्स्ट्रा नॉलेज बता दें, संबलपुर वाली बात बताएं तो उसमें राजेंद्र नारायण सिंह की 1849 में जब बिना किसी पुरुष के उत्तराधिकारी की मतलब मृत्यु हो गई तो संबलपुर में क्या लागू हो गया, व्यक्तिगत सिद्धांत। तो व्यक्तिगत सिद्धांत यानी लैप्स नीति लागू हो गई अंग्रेजों द्वारा, तो उसे ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत मिला लिया गया था। तो ये कुछ एक्स्ट्रा है, तो आपको भी ये मुझे लगता है कि बता देना चाहिए था। इस प्रकार ऑप्शन ए इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की कौन सी गतिविधि वुड डिस्पैच की सिफारिश का हिस्सा है। ऑप्शन 1 न्यायालय की आधिकारिक भाषा के रूप में फारसी को प्रतिस्थापित करके अंग्रेजी को लाया गया। ऑप्शन 2 प्राच्य शिक्षा के लिए राजनीति को बंद कर दिया गया। ऑप्शन 3 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना। ऑप्शन 4 प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षण विभाग की स्थापना। तो सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन 1 की बात करें, ऑप्शन 1 गलत है। तो ये जो फारसी के स्थान पर अंग्रेजों की बात करें, न्यायालयों को आधिकारिक भाषा की बात करें तो ये 1853 में इसे लाया गया था और ये लॉर्ड मैकाले द्वारा उसी वर्ष दी गई शिक्षा कार्य की प्रवृत्ति की सिफारिशों के आधार पर था। तो वुड डिस्पैच नहीं था, लॉर्ड मैकाले था। तो ये गलत हो जाएगा, यानी 1 एलिमिनेट हो जाएगा, 1 को एलिमिनेट हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन 2 की बात करें, ऑप्शन 2 भी गलत है। तो ये प्राच्य शिक्षा राज्य की नीति बंद कर दी गई, तो वुड डिस्पैच नहीं, ये लॉर्ड मैकाले के सिफारिश की जो नीति थी उसके आधार पर जो है ये लाया गया। तो ये भी गलत। तो 2 गलत, जहाँ 2 हो वो एलिमिनेट कर दीजिए, यानी देखिए सी में 2 है। अब बात करते हैं ऑप्शन 3 की। तो 3 की बात करें तो 3 सही है। वुड डिस्पैच में महिला और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देने के साथ 1850 के दशक के अंत तक विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश दी गई। तो यानी ऑप्शन 3 सही है।
तो 3 जहाँ होगा वो सही, यानी बी और सी में है। अब बात करते हैं ऑप्शन 4 की, तो ऑप्शन 4 भी सही है। यानी प्रत्येक प्रांत के लोक शिक्षण विभाग का निर्माण की बात करें तो मैकाले के नेतृत्व के विपरीत वुड डिस्पैच जब आया तो भारत में जनता की शिक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा गया। ठीक है, तो उन्होंने सार्वजनिक शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश की थी, यानी ऑप्शन डी इसमें सही है। और बताएं, वुड डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता था, और ये भारत में शिक्षा प्रसार के लिए पहली व्यापक योजना थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। कुछ घटनाएं दी गई हैं, जैसे रामोसी विद्रोह, कुका आंदोलन, अहोम विद्रोह, पाबना कृषि संकट। तो सही कालक्रम आपको बताना है। तो रामोसी विद्रोह कब हुआ था? अभी मैंने बताया 1822, जो पश्चिमी घाट में जनजातियों से संबंधित था, मराठा वाली बात की थी उसमें। कुका विद्रोह, अहोम विद्रोह की पहले बात कर ले, तो अहोम विद्रोह की क्रम के रूप में जानना है ना। अहोम विद्रोह जो है 1828 से 33 के बीच चला, जो असम से जो है प्रथम वर्मा युद्ध के बाद के अंग्रेज़ों को असम से हटने का वचन दिया था। ठीक है, अहोम विद्रोह का बहुत प्रचलित है। कुका विद्रोह 1840 में। इसके अलावा कुका विद्रोह नामधारी आंदोलन की स्थापना जो है भगत जवाहर मल और बाबा बालक सिंह ने की थी। इसका उद्देश्य सिख धर्म और उसकी वास्तविक भावना की ओर ले जाना। पाबना विद्रोह कृषि संकट जो है, कृषि संकट की बात करें 1870 में पूर्वी बंगाल के बड़े हिस्से के में जमींदारों की दमनकारी प्रथाओं के कारण कृषि की अशांति देखी गई थी। तो अगर बात करें पाबना जिले की, तो ये बंगाल में शाहचंद्र राय, शंभू पाल के नेतृत्व में BC चटर्जी और RC दत्त के जो है के नेतृत्व में ये जो है शुरू हुआ था। परिणाम स्वरूप 1885 में बंगाल की काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था। तो इस प्रकार इसमें देखेंगे तो सही क्रम की बात करें, ऑप्शन बी सही होगा, 1 3 2 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो 76 में क्या पूछा है? 76 में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में काजू और तंबाकू के बागानों की शुरुआत, ऑप्शन 2 नीली जल नीति, ऑप्शन 3 भारत में दास प्रथा की शुरुआत, ऑप्शन 4 भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास, ऑप्शन 5 बंगाल की लूट के लिए हुगली बंदरगाह का उपयोग। उपरोक्त में से किसे भारत में पुर्तगालियों के शासन के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है? ठीक है, तो इसमें पुर्तगालियों के शासन के लिए जो है उत्तरदायी ठहराने की बात कर रहा है। 5 ऑप्शनों में से आपको बताना है किसको जो है उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो जैसा कि इसमें देखेंगे तो जो पुर्तगालियों के भारत में काजू और तंबाकू के बागानों की शुरुआत जो है ये पुर्तगालियों की देन थी। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो तंबाकू काजू की बात हो गई, नई फसलों की शुरुआत हुई और नारियल के बेहतर किस्मों का रोपण जो है। इसके अलावा रसिया बनाने के लिए नारियल के बड़े पेड़ों का भी रोपण किया गया। ऑप्शन 2 भी सही है, नीली जल नीति की भी जो है शुरुआत की गई। फ्रांसीसी डी अल्मेडा ब्लू वाटर पॉलिसी आप सुने होंगे। ऑप्शन 3 की बात करें तो 3 जो है सही है, यानी पुर्तगाली केवल व्यापारी नहीं थे, उन्होंने पैसा नहीं कमाया बल्कि हिंदू मुस्लिम बच्चों को खरीद कर जब्त करके एक क्रूर दास प्रथा की शुरुआत की थी। ऑप्शन 4 की बात करें ये भी सही है। ठीक है, यानी सतत प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था वो किसके? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा के क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने का श्रेय दिया जाता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर देखेंगे ये भी सही है, बंगाल में लूट के लिए हुगली बंदरगाह का उपयोग, यानी ऑप्शन डी सही होगा, यानी पाँचों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। इसमें निम्नलिखित में कौन सी घटना गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग से संबंधित है? ऑप्शन 1 घेरे की नीति की पेश की गई, ऑप्शन 2 बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना, ऑप्शन 3 ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता में स्थानांतरित करना, ऑप्शन 4 निज़ामों और मराठों के बीच खरादा की लड़ाई। सही उत्तर आपको बताना है 77 के संदर्भ में। तो ऑप्शन 1 जो है सही है। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के समय में मराठा और मैसूर के उग्रवादी शासकों के आक्रमण के विरुद्ध जो है ब्रिटिश क्षेत्रों की रक्षा के दौरान वारेन हेस्टिंग ने आमतौर पर घेरे की नीति अपनाई थी। तो यानी एक सही, एक जहाँ होगा वो ऑप्शन सही होगा। यानी देखिए बी में 1 नहीं है, 3 में 1 नहीं है, यानी ए और डी होगा। ऑप्शन 3 की 2 की बात करें, ठीक है, तो 2 गलत है। जो संस्कृत कॉलेज की स्थापना जो है 1791 में जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कानून के दर्शन के अध्ययन के लिए की गई थी। उस समय जो है बंगाल जो गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ना कि वारेन हेस्टिंग।
यानी 2 जहाँ ऑप्शन होगा वो गलत हो जाएगा, यानी देखिए डी में 2 है, ये गलत हो जाएगा, बचा 1 और 3, 1 और 3 सही। क्वेश्चन नंबर 78 की बात करें, 78 में क्या पूछा है, डेनमार्क ने 1868 में निकोबार द्वीप समूह के अधिकारों को अंग्रेजों को बेचकर भारत में अपनी भागीदारी समाप्त कर दी। ऑप्शन 2 है, चिनसुरा की लड़ाई अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों के बीच लड़ी गई। ऑप्शन 3 है, भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक संयुक्त स्टॉक कंपनी की शुरुआत सर्वप्रथम डचों ने की थी। तो कौन सा कथन गलत है? तो डेनमार्क नॉर्वे ने भारत में 200 से अधिक वर्षों तक तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों पर औपनिवेशिक अधिकार बनाए। हालांकि जो ये 1868 की बात कर रहा है, तो 1868 में इन्होंने क्या किया, डचों को जो है अब अधिकार दे दिए डेनमार्क और नॉर्वे ने, तो उसके बाद अपनी भागीदारी भारत में समाप्त कर दी। ये ऑप्शन सही है। यानी इसमें पूछा कौन सा गलत है, यानी जहाँ 1 होगा इसके हिसाब से ऑप्शन तो होगा नहीं सही, तो ऑप्शन 1 ना तो जो है सी सभी होगा, यानी 1 2 3 की बात कर रहा है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, बचा ऑप्शन बी। यानी इसमें जो है कौन सा गलत है, ऑप्शन बी गलत है, ए और 3 सही है, लेकिन गलत पूछा है, इस प्रकार देखेंगे ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। इसमें किला स्थान दिया है किसके द्वारा बनाया गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में स्थित है ब्रिटिश द्वारा, फोर्ट विलियम्स कोच्चि में स्थित है पुर्तगाल द्वारा, फोर्ट सेंट एंजेलो कुन्नूर में स्थित डच द्वारा। तो इसमें किसके द्वारा बनाया गया है, इसको आपको बताना है। जो फोर्ट सेंट जॉर्ज है भारत में पहला अंग्रेजी किला है, जिसकी स्थापना जो है 1639 में तटीय शहर मद्रास में हुई थी। वर्तमान में अगर बात करें इस किले में, तमिलनाडु विधानसभा और अन्य आधिकारिक भवन जो है इसी किले में शामिल है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 1 सही है, 1 जहाँ होगा वो सही होगा। देखिए बी में 1 नहीं है, और इसके अलावा सी में 1 एलिमिनेट कर दीजिए, 1 सेकेंड, ठीक है, यानी तो बी में नहीं है, 1 सेकेंड, 79 क्वेश्चन था, तो इस प्रकार बी में जो है 1 नहीं है, सी में 1 नहीं है, ठीक है। अगर 2 की बात करें तो ये गलत है। विलियम किला जो स्थानीय रूप से चटुआ किला के रूप में जाना था, इसका निर्माण डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1714 में कोचिन साम्राज्य के अनुमति से किया था। बाद में किले पर कालीकट, जमोरिन और उसके बाद टीपू सुल्तान का कब्जा हुआ। तो ऑप्शन 2 जो है ये गलत है, पुर्तगाली नहीं थे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 2 ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो इसमें देखिए इसमें 2 है तो ये एलिमिनेट कर दीजिए, बचा 1, ऑप्शन 1 सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसके अलावा कन्नूर की बात करें तो सेंट एंजेला किला जो है कन्नूर जिला में जो है, जिसे कन्नूर कोट्टा भी कहा जाता है, अरब सागर के सामने निर्मित है। पुर्तगाली नेता फ्रांसिस डी अल्मेडा ने 1505 बनाया था, ठीक है। तो इस प्रकार देखेंगे इसमें ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 के, कर्नाटक युद्ध के बारे में जो है कुछ कथन दिए गए, उसके बारे में आपको जो है बात करना है। एक सेकंड, तो बात करें कर्नाटक युद्ध के बारे में। ऑप्शन 1, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा आरकोट की घेराबंदी और फ्रांसीसी द्वारा सरकार द्वारा जोसेफ डुप्लेक्स को वापस बुलाना भारत के फ्रांसीसी सेना के लिए बहुत बड़ा झटका था। ऑप्शन 2 है, 1763 में पांडिचेरी संधि ने भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों के वर्चस्व की नींव रखी। तो कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन 1 जो है सही है, ठीक है, यानी रॉबर्ट क्लाइव आरकोट की घेराबंदी और फ्रांसीसी सरकार द्वारा जोसेफ डुप्लेक्स को वापस बुलाना भारत में फ्रांसीसी सेना के लिए बहुत बड़ा झटका था। यानी जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था, दूसरा कर्नाटक युद्ध के दौरान 1751 में जो है आरकोट पर हमला किया गया था, छापामार युद्ध की सिस्टम अपनाया गया था और उस पर कब्जा कर लिया गया था। भारत में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल डुप्लेक्स के उत्तराधिकारी जो है बने थे, जिनका नाम था गोडियो। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 सही है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 जो है गलत है। ये जो था पांडिचेरी की संधि भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजों के वर्चस्व की नींव की बात की है, तो ये तीसरे कर्नाटक युद्ध में पेरिस शांति संधि, यानी पांडिचेरी नहीं थी, जो थे पेरिस शांति संधि, तो उसमें पेरिस शांति संधि ने भारत में फ्रांसीसी कारखानों को बहाल कर दिया, ठीक है। और अगर बात करें भारत उपमहाद्वीप में अंग्रेजों के सर्वोच्च की यूरोपीय शक्ति बन गए, क्योंकि डच पहले ही 1759 में बेदरा की लड़ाई में हार चुके थे। तो इस प्रकार ये ऑप्शन गलत है।
और इसमें ऑप्शन 1 सही है। तो दोस्तों इस प्रकार था हमारा 20 क्वेश्चन का टारगेट। अब एक टेस्ट और होने वाला है, इसके बाद 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। इसके बाद सेपरेट आपको हिंदी और इंग्लिश में व्याख्या के साथ PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये टेस्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा पसंद आ रहा हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी की रिवीजन सीरीज स्टार्ट है, तो आप वहाँ से रिवीजन सीरीज भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक आप लोग ध्यान रखिएगा अपना।